हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, दैट इज स्टैंडर्ड नंबर 500। 500 आपको याद रखना है ऑडिट एविडेंस से, कि 500 की सीरीज स्टार्ट होगी एविडेंस कलेक्शन से, कि आपकी क्या क्या ऑडिट एविडेंस रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीनिंग से, कि एक्चुअल क्या मीनिंग है ऑडिट एविडेंस का। तो सबसे पहले है मीनिंग। मीनिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन इन अराइविंग कंक्लूजन टू फॉर्म ओपिनियन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बोथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। कहना चाहते हैं कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो कलेक्शन क्यों करोगे, जिससे आप क्या कर सको, कंक्लूजन दे सको। किस बेसिस पे कंक्लूजन देनी है, कि जिससे आप उनको क्या बताओ, अपनी ओपिनियन बताओ कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। क्या चीज़, आपके अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होगी, अदर इन्फॉर्मेशन भी होगी। अदर इन्फॉर्मेशन सपोज गए जैसे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बताना, कंप्लाइंसेस करें या नहीं करें हैं उनके बारे में बताना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, मीनिंग के बाद वील मूव टू ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या करेगा ऑडिटर, जिस उसको क्या करने के लिए ऑब्टेन करने हैं ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर देखिए क्या करेगा, ऑडिटर शैल डिज़ाइन द ऑडिट प्रोसीजर। वो डिज़ाइन करेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर जिससे वो ऑब्टेन कर सके। दो देखिए, ऑडिट एविडेंस मैंने पहले भी बताया था कि ऑडिट एविडेंस की दो क्वालिटीज़ होती हैं। पहली वो सफिशिएंट होने चाहिए, दूसरा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी सही होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर करेगा, सबसे पहले वो लगाएगा 315 के बाद, जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा उसके बाद वो 330 लगाएगा, दैट इज़ रिस्पॉन्सेज। हम पीछे बढ़ के आए थे, 330 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के वो क्या क्या अपने रिस्पॉन्सेज देगा। ठीक है, और जो वो 330 तो देगा ही, उसके अलावा भी अदर रिस्पॉन्सेज दे सकता है, प्रोसीजर्स लगा सकता है। जैसे कि पहले हम देख पा रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो इसमें आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और कंप्लाइंस जैसे होता है, इसका दूसरा वर्ड होता है कंप्लाइंस, क्योंकि आपके दो तरह के कंट्रोल टेस्ट होते हैं ना, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो हो गया आपका इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह को चेक करना, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है आपका सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, जिसमें आप सारे अकाउंट्स वगैरह इन सब की चेक करते हैं। कंट्रोल्स में आप कंट्रोल्स की चेकिंग करते हो। ठीक है, जो आपने देखा है कि 315 वाले एस्पेक्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे में क्या लिखा है कि जैसे अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखते हो तो वो टेस्ट ऑफ डिटेल पे आपको लेके जाता है, फिर टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन करते हो और वाउचिंग चेक करते हो। तो अल्टीमेटली आपका काम क्या होता है, वाउचिंग देखना, राइट। कि आपको देखना होता है अदर प्रोसीजर में कि अगर मुझे ऑडिट एविडेंस लेने हैं तो मैं सबसे पहले ये जाके चेक करूँ कि बिल्स कहाँ से आए, बिल्स के बाद वाउचिंग कैसे करी उन्होंने, बुक्स में कैसे एंटर करा, राइट। ऐसे ही आप सब्सटैंसिव प्रोसीजर देखने जा रहे हो जब, क्योंकि सब्सटैंटिव का मैंने आपको दूसरा वर्ड बता ही दिया था, टेस्ट ऑफ डिटेल है, और सब्सटैंटिव में ही दूसरा काम होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये दोनों ही पार्ट सब्सटैंटिव से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। 520 स्टैंडर्ड है, जिसमें आप एनालिटिकली उन सब चीज़ों को विद ग्राफ, पाई चार्ट, नंबर के फॉर्म में देखोगे, जिसे हम बोल सकते हैं टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, जिसमें आप चीज़ों की कैलकुलेशन को वेरीफाई करोगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, कह रहा है वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, कि आप एविडेंस लेने के लिए क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे, राइट। स्लैश ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस इन परफॉर्मिंग कंप्लाइंसेज, जब आप कंप्लाइंस और क्या कर रहे हो, सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स लगा रहे हो, तो इन दोनों प्रोसीजर लगाते वक्त क्या वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स आप करोगे। तो इसकी एक मैंने एक लिस्ट बनी हुई है, हम उस लिस्ट को आपको याद रखना है, चेकलिस्ट को। कि जैसे कि पहली लिस्ट है इंस्पेक्शन, आप क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, वहाँ जाके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर चुपचाप बैठकर ऑब्जर्व करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन, जैसे आप वहाँ जाके किसी का स्टॉक ऑडिट करने गए हो या फिर फैक्ट्री में, वेयर हाउस में गए हो, वहाँ जाके चेक करे हो। फिर तीसरा हो गया आपका एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, बाहर की पार्टीज़ के साथ आप कन्फर्मेशन ले रहे हो, जैसे डेटर के पास पहुंच गए, क्रेडिटर्स के पास पहुंच गए, बैंक के पास पहुंच गए, राइट। ये एग्जांपल्स हो गए। फिर फोर्थ रिकैलकुलेशन, आपको लग रहा है डेप्रिसिएशन सही नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन सही नहीं किया, टैक्स कैलकुलेशन सही नहीं किया, तो आप वो देखोगे। नेक्स्ट है री परफॉर्मेंस, जैसे कोई परफॉर्म हुआ है उसके बाद आप उस मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस करने के बाद खुद से दोबारा से परफॉर्मेंस करवाओगे। जैसे कि आपको लगता है बैंक इन्होंने टैली ठीक नहीं किया, तो बैंक रिकंसाइल करवाते हो आप जा अपने पर्सन से। जैसे हम कहते हैं ना, कोई सीनियर होता है अपने आर्टिकल से बोलता है, जब हम आर्टिकलशिप में होते हैं तो हम सारा यही काम कर रहे होते हैं, जीएसटी रेको बना रहे होते हैं, बैंक रेको बना रहे होते हैं, राइट। कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट चेक करते हैं, डेप्रिसिएशन चेक करते हैं, एक चार्ट तैयार रहता है हमारे पास जिसके अंदर हम वैल्यूज़ डालते हैं और ऑटोमेटिकली अमाउंट निकल के आता है, जस्ट टू चेक कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। नेक्स्ट है इंक्वायरी
इंक्वायरी करते हैं नॉलेजेबल पर्सन, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो भी हेड होता है उससे पूछते हैं सर आप इसको किस में डालते हो, ऐसा क्यों करते हो, वहाँ से टेंडर मंगवाते हो नहीं करवाते, तो नॉलेजेबल पर्सन से इंक्वायरी करते हैं। और एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने आपको बता ही लिया, ये किस पे होता है, नंबर्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। आपको नंबर्स के बेसिस पे जानकारी हासिल करनी होती है कि क्या चीज़ सही हो रही है क्या चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। तो 520 हम स्टैंडर्ड में आगे पढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपको बात करेगा कि मैनेजमेंट अपना एक एक्सपर्ट बुलाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे ग्रेच्युटी की वैल्यूएशन करवानी है आपको, तो कौन सर्टिफिकेट देगा, एक क्वालिफाइड एक्चुअरी देगा। रिटायरमेंट एज निकलवानी है, कंपनी कंसिडरिंग इंक्रीज इन एज, तो कैसे करोगे आप, या फिर यूज़ ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्चुरी एज ऑडिट एविडेंस, हाउ टू एनेबल द वर्क ऑफ एक्चुरी। मतलब आप समझ रहे हो, इसमें बातें भी बोली हैं, क्वेश्चन भी पूछा है कि कैसे यूज़ करोगे, ये तो पता है कि यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करोगे। ग्रुप ग्रेच्युटी वैल्यूएशन बाय एक्चुरी शो वाइड वेरिएशन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर फिगर्स, हाउ टू डील, कैसे डील करोगे। तो इस चीज़ों में ऑडिटर को बोला है कि अगर उसको ऐसी कोई चीज़ें मिले तो वो कैसे डील करेगा। तो हाउ ही विल इवैल्यूएट और यूज़ द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, सिंपल सी बात ये होती है कि जैसे कि अगर हम एक ऑडिटर होते हैं, हमें फाइनेंस की नॉलेज होती है और बुक्स की नॉलेज होती है, ऐसे कई बार मैनेजमेंट अपनी चीज़ों के लिए लोगों को हायर करता है। जैसे कि वहाँ लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं तो वो उन्होंने लॉयर हायर कर रखा है, तो टेक्निकल कंप्लाइंसेस होते हैं तो उसने एक टेक्नीशियन हायर कर रखा है, एक इंजीनियर हायर कर रखा है, एक सॉफ्टवेयर पर्सन है। तो जब भी अगर हमें कोई उस डिपार्टमेंट से लेकर कोई डाउट होता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं, उन पर्सन की हेल्प लेते हैं कि आपने क्या काम किया, आपके काम को चेक करा जाता है कि हम ये चेक कर सके कि हाँ भाई आपने जो काम किया वो एज़ पर माय ऑडिट प्रोसीजर्स है या नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम इसका मेन प्रोसीजर देखें तो एज पर स्टैंडर्ड 500 व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने काम किया है तो अगर हम उनका काम यूज़ कर रहे हैं तो ऑडिटर शैल टू द एक्सटेंट, उस हद तक नेसेसरी फॉर द ऑडिट पर्पसेस, अगर ऑडिट पर्पसेस तक जहाँ तक ज़रूरी है वहाँ तक ऑडिटर क्या करेगा, उसका काम को यूज़ करेगा। पहले उसके काम को यूज़ करने के लिए उसमें क्या क्या इवैल्यूएशंस करेगा, पहली चीज़ इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। इसको आप COC याद कर सकते हो, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी और कैपेबिलिटी। आपको ये देखना है कि सपोज करो आप कंप्लाइंसेस वर्क है, लीगल कंप्लाइंस, तो एक लॉयर है तो आपको लॉयर की कॉम्पिटेंस चेक करनी है कि वो उसके पास डिग्री है या नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी के लॉयर क्यों हायर किया है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, और वो केपेबल है या नहीं वो काम करने के लिए। पता चले क्रिमिनल केस था और सिविल लॉयर आपने हायर कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जो भी एक्सपर्ट हायर किया गया है वो क्या काम कर रहा है, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और तीसरा मेन पॉइंट है इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस। तो आपने मेन चीज़ें देख ली कि आपको COC याद रखना है, उसका कॉम्पिटेंस क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, फिर आपको उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और क्या चीज़ देखनी है, अप्रोप्रिएटनेस देखनी है। तो 3 चीज़ें देख ली आपने, ठीक है ना। पहले पॉइंट में तो C पॉइंट से देख लिया कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी और कैपेबिलिटी, दूसरे पॉइंट में देख लिया उसके काम की अंडरस्टैंडिंग और तीसरे पॉइंट में देख लिया उसकी अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। लेट्स मूव टू द फर्दर पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ऑडिटर जो भी है वो क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्ड में, जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था ना, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज COC, ठीक है। तो अगर आपको ऑडिटर को इस चीज़ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो कौन कौन से सोर्सेज की हेल्प लेगा। आप इसलिए मैं बोल रही हूँ साथ साथ आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें या फिर इसमें से स्क्रीनशॉट्स कवर कर लें, क्योंकि ये क्या है बहुत क्रिस्प एनालिसिस है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स एग्जाम में एग्जैक्टली काम आएंगे, जिसमें आपको बड़ा बड़ा थ्योरी नहीं रटना पड़ेगा। तो ये ऑडिट में सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से सोर्सेज हैं, पहला पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑडिटर का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा जब वो सामने वाले पर्सन के ऊपर जजमेंट्स पास ऑन करेगा कि हाँ यार उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है और उसकी कॉम्पिटेंस क्या है। पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, जैसे कि सपोज करो पिछले साल भी यही लॉयर था, इस साल भी यही लॉयर है, तो उस पिछले साल जो उस लॉयर के साथ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, दैट मीन्स द ऑडिटर का पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे अगर लड़ाई हुई थी तो शायद उसको लगेगा कि नहीं डिस्प्यूट था तो मुझे ऐसे काम करना चाहिए, नहीं था तो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, और उस एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन, ठीक है।
कि आपकी क्या डिस्कशन अगर उसकी हुई थी तो कैसी रही थी। फिर अ डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद द एक्सपर्ट वर्क। सपोज करो आप अकाउंटेंट के पास चले गए, सीईओ के पास चले गए, सीओओ के पास चले गए, फाउंडर के पास चले गए उस एक्सपर्ट के बारे में जानने के लिए कि आपने उसको क्यों चुना, या आपने ऐसा क्या देखा जो उसके अंदर आपको अच्छा लगा, या आपने उसे क्यों हायर करा, राइट। नेक्स्ट है नॉलेज। आप क्या चेक करोगे कि उस एक्सपर्ट को नॉलेज है या नहीं, और नॉलेज को पता लगाने का क्या तरीका है, उसकी क्वालिफिकेशन को चेक करना। जाहिर सी बात है अगर वो लॉयर होगा तो उसके पास क्या होगी, लॉ की डिग्री होगी, है ना। और अगर वो टेक्नीशियन होगा तो उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, राइट। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, आर्टिस्ट है, कुछ भी है, तो उसके पास अपनी अपनी पर्टिकुलर क्या होंगी, डिग्री होगी। उस डिग्री से उसकी क्वालिफिकेशन का पता चलेगा। नेक्स्ट पब्लिश्ड पेपर्स। आप ये चेक करोगे क्या उस पर्सन का, जैसे कि जेठमलानी एक लॉयर थे, उनके बारे में कितनी सारी न्यूज़ चलती रहती थी, कितने सारे पेपर्स छपते रहते थे, आर्टिकल्स छपते थे, इंटरव्यूज छपते थे, तो पब्लिश पेपर होते रहते थे उनके बारे में, या फिर रिटन कोई बुक होती थी, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि यार वो पर्सन कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो काम कैसे करता है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ही फॉलो इन हिज वर्क, राइट। तो दीज आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा है द एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जो भी अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट हायर्ड है, आपने वो तो देख लिया कि आप उसे कैसे कंसिडर करोगे। जैसे ऊपर हमने देख लिया, हमारे पास ये सोर्सेज हैं जिससे हम उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को एनालिसिस करेंगे। फिर हम इन कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो कि हमें उसके अंदर देखने हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इसको कलर ले लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अपने काम में क्या क्या अजम्पशंस, जैसे हम कहते हैं ना, हम अज्यूम करके चलते हैं ये चीज़ तो फॉलो हुई होगी या नहीं हुई होगी, एंड व्हाट आर द मेथडोलॉजी, कि आपका काम करने का तरीका कैसा है, शॉर्टकट है, लॉन्ग कट है, सच्चा है, झूठा है, व्हाट आर द मेथड्स, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है वो, एक सेकेंड, हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट वो बोल रहा है एंड, मतलब दूसरी कंडीशन। ये तो असम्पशंस चेक करोगे, मेथड्स उसने क्या लिया। दूसरा, वेदर दे आर जनरली एक्सेप्टेड। दैट मीन्स कि जो भी एक्सपर्ट मेथड असम्पशन यूज कर रहा है, क्या वो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं मार्केट में, ठीक है, विद इन द एक्सपर्ट फील्ड। मतलब अगर वो लॉयर है तो लॉ फील्ड के अंदर क्या वो चीज़ें यूज़ होती हैं, और अगर टेक्नीशियन है तो वो यूज़ होती हैं, तो आपको वो चीज़ देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बात कर रहा है, तो ऑडिटर मे ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग। इसको भी उसको कंसिडर करना है, किसको, वाइल इवेल्युएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। हमने ऊपर अभी याद करो, देखो हमने अब 3 चीज़ें देखनी है, इंपॉर्टेंट याद रखना। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखी COC, दूसरी आपने देखी अप्रोप्रिएटनेस, तीसरी आपने देख ली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, सो जस्ट अभी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, क्योंकि हम उसके अप्रोप्रिएटनेस चेक कर रहे हैं, ठीक है। और हमने अभी अंडरस्टैंडिंग तो देख ही लिया, ठीक है। तो आपने ये रहा ये एस्पेक्ट कि आप उसके काम के बारे में अंडरस्टैंडिंग लोगे, और ये रहा आपका थर्ड पॉइंट कि आप उसकी क्या करोगे, अप्रोप्रिएटनेस के बारे में जानकारी लोगे ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज ऑडिट एविडेंस। क्या क्या है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। जो एक्सपर्ट ने जो फाइंडिंग्स करी हैं, कंक्लूजन दिया है, उसकी कितनी रेलेवेंस है, क्या रीजनेबलनेस है, कॉमा देयर कंसिस्टेंसी विद द अदर ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर ने कोई और एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं तो क्या वो उसके साथ कंसिस्टेंट है, एंड वेदर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन FS। तो देखो कितनी सारी बातें हो गई। पहली बात में वो बोल गया, क्या वो जो भी उसने बातें बोली हैं, जो भी एक्सपर्ट ने बातें बोली हैं, क्या वो रेलिवेंट, रीजनेबल हैं। फिर देखेगा जो भी उसने बातें बोली हैं क्या वो कंसिस्टेंट हैं, मैंने जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करे हैं। और तीसरी बात, क्या जो भी उसने बातें बताई हैं वो अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करी है, ठीक है। तो याद रखना जो बातें बोली हैं क्या कि वो रीजनेबल हैं या रेलिवेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करी गई हैं, और तीसरी कंसिस्टेंट है ऑडिट एविडेंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इफ एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशन। सपोज करो मैंने बोला था ना, लॉयर ने कोई अजम्पशन लिए या कोई मेथड फॉलो करा है, आपको आगे देखना है रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दीज अजम्पशन एंड मेथड्स। तो ऑडिटर को क्या चेक करना है कि जो भी अजम्पशन वगैरह ली गई हैं वो कितनी रीजनेबल और रेलिवेंट है। हर जगह यही वर्ड बार बार घूम फिर के यूज हो रहा है, ध्यान से देखो आप, ये देखो हर बार ये वाला, हर बार आप देख पा रहे होगे कि हर बार यही वर्ड घूम फिर के यूज़ हो जा रहा है ना, रीजनेबल एंड रेलिवेंस।
तो मतलब आपको हर बार यही चेक करना है कि जब भी एक्सपर्ट सामने आ जाए, क्वेश्चन सामने आ जाए, तो हर बार ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही कि आप उसके काम की रीजनेबलनेस, रेलेवेंस देखो, उसके काम की, उसकी ओपिनियन की, उसकी जजमेंट की, और उसने जो अजम्पशन और मेथड यूज़ करें वो भी आपको देखने हैं, राइट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट उसने क्या बोला, इफ़ एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व यूज़ ऑफ सोर्स डेटा। सपोज करो एक्सपर्ट कोई है और उसने सोर्स डेटा का यूज़ किया है, सपोज करो इंटरनेट में से कोई डेटा उठा के ले लिया, या कोई आर्टिकल छपा था, कोई नोटिफिकेशन थी, उसका हेल्प लिया है, तो आपको देखना है कि उसने क्या क्या सोर्स डेटा यूज़ किया है, उस डेटा का रेलेवेंस क्या है, कंप्लीटनेस क्या है, एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा क्या है, राइट। तो आपको ये 3 चीज़ें देखनी है। अब आगे समझ में, सिंपल है। एक्सपर्ट देखेगा कि भाई आप ऑडिटर हो, आप एक्सपर्ट का काम चेक कर रहे हो, आप उसके काम की सही है या नहीं है इसकी जांच पड़ताल करने गए हो, तो आप सबसे पहले ये चीज़ चेक करोगे कि उसने क्या काम किया है, उसका रेलेवेंस क्या है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, और रिफ्लेक्टेड कर रहा है कि नहीं कर रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। ठीक है, ये आपने पॉइंट देख लिया। फिर सेकंड में आपने क्या पॉइंट देखा, आपने देखा कि वो जो भी काम कर रहा है उसमें जो भी एजम्पशन उसने मेथड यूज़ करें वो रीजनेबल है या नहीं है। फिर थर्ड लास्ट है, जो भी उसने अपने काम में इंटरनेट की हेल्प ली है, कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन है ना, सोर्स डेटा की है ना, जो भी उसने हेल्प ली है, तो क्या वो रेलिवेंट है, कंप्लीट है, एक्यूरेट है, सही से लिया है कि नहीं लिया, ये सब। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड 500 है जो कि फुल फ्लैश समरी के अंदर है, और शॉर्ट आपको क्रिस्प एनालिसिस विद ऑल द कीवर्ड्स मार्क करा दिए मैंने। तो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में मिलेंगे, बट आप ये साथ साथ रिवाइज करते रहें क्योंकि एग्जाम से बहुत नज़दीक आ गए हैं, और हमें कोशिश ये रखनी होती है कि हम उन कीवर्ड्स को स्पेशली याद रखें, क्योंकि आप क्वेश्चंस को रट नहीं सकते ऐसे, राइट। तो इसलिए समझ के जाएं कीवर्ड्स को, एक बार एग्जाम से पहले इन सारी वीडियोज़ को एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लें। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, वील बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।